नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। 2 दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनके खिलाफ काफी सख्त टिप्पणियां की थी। कहा था कि नूपुर शर्मा को अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बहस ने पूरे देश में आग लगा दी थी और भावनाओं को भड़का दिया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में शामिल एक जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि जजों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक हालात में तब्दील हो सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जनता की आवाज बनाम कानून का राज विषय जो है उस पर वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अब अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। Attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. And digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half-truth. हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी ने एक बड़ी रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है और खुद ही डबल इंजन की सरकार के लिए रास्ता बना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य का विकास तेजी से होगा। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। साथ ही यह भी कहा कि वंशवाद और वंशवादी पार्टियों से देश ऊब चुका है। उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर भी बुलाया। अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के शासन वाले पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का जिक्र किया। तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस का नाम लिए बगैर
उन्होंने वंशवाद पर तीखा हमला बोला। मातो मुथुलको ना नमस्कारम। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण पर हमला बोला गया। उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र किए बगैर कहा गया कि अगर तुष्टीकरण खत्म होगा तो सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। गृह मंत्री जी ने बोला कि आज हमारा जो देश इतना साल तक सफर किया है उसका मेन कारण जो है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राजनीति। तो सरकार गिर जाए। राजनीतिक प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि बीजेपी तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों में सत्ता हासिल करेगी। हैदराबाद की बैठक को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ टीआरएस आमने सामने आए हैं। उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अगली बारी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। लोकतंत्र पर खतरे की बात को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है? कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी ने कर्नाटक के बाद दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में अपने विस्तार को लेकर इरादे साफ कर दिए हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना भी रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर बुलाया, उसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। हैदराबाद से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्पीकर चुनाव में भी बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी मिली है। उनके उम्मीदवार राहुल नार्वेकर स्पीकर चुन लिए गए हैं। सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले इसे शिंदे गुट की बड़ी जीत माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार बागी विधायकों के साथ विधान भवन पहुंचे। राहुल सुरेश नार्वेकर 77। विधानसभा स्पीकर चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से राहुल नार्वेकर के सामने उद्धव गुट के राजन साल्वी मैदान में थे। मतदान में राहुल नार्वेकर को स्पीकर चुना गया। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। राहुल नार्वेकर के पक्ष में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को मिलाकर कुल 164 विधायकों का समर्थन मौजूद था, जबकि राजन साल्वी को 107 वोट मिले। इसे सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हमारी सरकार कल विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना के दोनों खेमे की ओर से व्हिप का जिक्र किया गया। दोनों खेमा खुद को ही असली शिवसेना बता रही है। इस बीच रविवार के दिन मतभेद के चलते शिवसेना विधिमंडल के दफ्तर को बंद किया गया। जाहिर है ये व्हिप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इसीलिए इन सारे लोगों ने व्हिप को न मानते हुए मतदान किया, इसलिए ये डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके बारे में हमारे गठनेता अजय चौधरी जी ने नाम के साथ में माननीय पीठासीन अधिकारी जो थे उनके पास हमने हमारी तकरार दी हुई है, खत दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 12 लोगों का सस्पेंशन जो है उसके बारे में अभी तक पेंडिंग है, तो 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में निर्णय हमें देगा। स्पीकर के चयन के बाद अब हर किसी की नजर सोमवार को होने वाले विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पे टिकी हुई है, जहां एकनाथ शिंदे की सरकार फिलहाल मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट की कोशिश होगी कि वो अपने आंकड़ों को मजबूत करें। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
और उधर मुंबई की आरे कॉलोनी में जंगल को बचाने के लिए फिर बड़ी तादाद में शिव सैनिक और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने मेट्रो कार शेड जो है बनाने का फैसला आरे के जंगल में उसको पलट दिया था, लेकिन बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो दोबारा आई। उसने अपने पुराने फैसले को जो देवेंद्र फडणवीस सरकार में लिया गया था उसी को बहाल कर दिया है, जिससे कि पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ता नाराज हैं और शिव सैनिक भी इस मामले में उनके साथ हैं। जम्मू के रियासी में गिरफ्तार किया गया लश्कर-ए-तैयबा का एक वांछित आतंकी बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य बताया गया है। इसका नाम तालिब हुसैन शाह है, जिसे उसके एक साथी के साथ रियासी इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तालिब हुसैन जम्मू में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज था। इससे जुड़ा एक पत्र मीडिया में चल रहा है जिसमें उसका अपॉइंटमेंट हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डीजीपी ने ग्रामीणों की बहादुरी की तारीफ करते हुए उनके लिए कैश इनाम का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक तालिब शाह पिछले 1 महीने से उसके राडार पर था और राजौरी जिले में हुए 2 बम धमाकों और एक नागरिक की हत्या के मामले में संदिग्ध था। 9 मई को उसे जम्मू बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का आईटी और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज नियुक्त किया गया था। इस पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता आरएस पठानिया ने सफाई दी कि ऐसे शरारती तत्व ऑनलाइन बीजेपी की सदस्यता की सुविधा का फायदा उठाते हैं और आतंकी तालिब शाह ने ऐसा ही किया। पार्टी के नेतृत्व को इस खामी पर विचार करना चाहिए जिसके जरिए ऐसे कोई भी सदस्यता ले सकता है और उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जा सकता। तालिब हुसैन की अरेस्ट के साथ एक नया विषय उभर के आया है, जो बॉर्डर पार जो आतंकवादी और खासकर जो शरारती तत्व है जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये एक नया मॉड्यूल है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी ऑनलाइन मेंबरशिप है, बड़ा आसान है, कोई भी आदमी इसका मेंबरशिप ले सकता है। ये एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा, और कोई ऐसा मोड नहीं कि उस ऑनलाइन मेंबरशिप देने से पहले उसके जो क्रिमिनल या टेररिस्ट को ऐसा कैरेक्टर या ऐसे जिसे कहते हैं उसके रिकॉर्ड या एंटीसीडेंट्स भारतीय जनता पार्टी देख पाए। लेकिन एक नया मॉड्यूल है। मणिपुर के नोनी जिले में हुई भारी भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज चौथे दिन भी जारी रहा। मौसम खराब होने से राहत और बचाव में बीच बीच में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। 37 लोगों की अब तक इस भूस्खलन में मौत हो चुकी है, 25 अब भी लापता हैं। मरने वालों में 24 जवान प्रादेशिक सेना के हैं जो इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। 35 साल के रोमन फुकन को यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा बच गए हैं। भूस्खलन में फुकन बुरी तरह घायल हो गए। इनका इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा है। भूस्खलन के बाद बचाए गए 10 से ज्यादा लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। रोमन असम के मोरी गांव से हैं और पिछले 5 साल से एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं। रेलवे ने जिरीबाम से इम्फाल तक 111 किलोमीटर रेल लिंक के लिए इस कंपनी को निर्माण के काम में लगाया है। ये मोदी सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट है। रोमन उन 80 लोगों में से हैं जो बीते बुधवार की रात साइट पर काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक पूरा पहाड़ उनके ऊपर ही ढह गया। मतलब हम लोग तो 12 बजे तक फिल्म देखा था, सो के बाद में नींद आ गया, सो गया, हिल रहा था, घर हाउस हिला है थोड़ा सा। बाद में पूरा मिट्टी ढक के आदमी को नीचे नदी तरफ लेके चला गया है। हम तो मिट्टी का अंदर में था, जैसे तैसे थोड़ा हाथ से हिला के उधर से सांस मिला है। इसी प्रोजेक्ट में काम के लिए रोमन 4 महीने पहले ही असम से तुपुल लौटे थे। बुधवार रात हुए हादसे में वो तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनकी जान बचाने वाला दोस्त उनके सामने ही जान गंवा बैठा। धीरे धीरे पानी बढ़ गया है। आदमी लोग चिल्ला रहा था पूरा बचाओ बचाओ। आदमी तो कोई नहीं उसमें बचाने के लिए।
मेरा तो पूरा कमर टूट गया था, हिलाने नहीं सकता था। मेरा दोस्त का नाम था गोपाल फुकन है, वही बचा के वही डेड हो गया है। लास्ट में आदमी लोग का आवाज़ भी ख़त्म हो गया, पानी नदी का ब्लॉक हो गया, और जो स्लेट गिर गया था वो उसका बाद आदमी लोग भी धीरे धीरे पानी से आवाज़ नहीं आ रहा था। हादसे की अगली सुबह स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रोमेन को मलबे से निकाल लिया गया। इस हादसे में शामिल 25 लोग असम से हैं। राज्य सरकार हादसे में जान गंवाने वालों के शवों और घायलों को विमान से राज्य वापस ला रही है। असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका घायलों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। तुपुल में हादसे के बाद बचाव के काम में सबसे पहले स्थानीय ग्रामीण आगे आए। उनका कहना है कि पहाड़ों में भूस्खलन होते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने पूरे एक पहाड़ को इस तरह अचानक ढहते देखा। हमने कभी इतना बड़ा भूस्खलन नहीं देखा। हम स्थानीय लोगों ने मलबे को खोदकर जैसे तैसे कई लोगों को बाहर निकाला। बचाव के काम में लगी सेना अब भी मलबे में दबे लोगों को तलाश रही है। प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे प्रादेशिक सेना के कई जवान भूस्खलन की चपेट में आए। उनके हथियार और गोला बारूद भी मलबे से ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। इम्फाल से BM संजू के साथ रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया।